जय हिंद सभी को। 7वीं क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 20 करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में भूमि, मृदा तथा वनस्पति। भूमि सबको पता है, मृदा यानी मिट्टी, वनस्पति यानी पेड़ पौधों की बात होगी यहाँ पे, ठीक है, एग्रीकल्चर की बात होगी यहाँ पे। तो इसके अंदर हम लोग मृदा के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, किस प्रकार से खेती बाड़ी होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो 20 चैप्टर है हमारा। इससे पहले 19 चैप्टर की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। मज़ा आ जाएगा, बढ़िया तरीके से देखें और एग्ज़ाम अपना बेहतरीन तरीके से जो है करो। आज थोड़ा जुकाम हो गया काफ़ी ज़्यादा, है ना, बोला नहीं जा रहा। चलिए, जुकाम हो जाता है तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है। देखिए हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मृदा संरक्षण के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन करें। मृदा संरक्षण का मतलब क्या होता है? मृदा संरक्षण का मतलब मिट्टी को बचाना, मिट्टी का संरक्षण, बचाव करना उसका। तो हम कुछ अलग अलग तरीकों से मृदा संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी का बचाव कर सकते हैं। तो वो क्या तरीके होते हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए मृदा संरक्षण के लिए अपनाएगा, देखिए क्वेश्चन आप लोग को समझना है। क्वेश्चन जहाँ समझ जाओगे आंसर क्लियर हो जाएगा। आंसर देखो, कोई भी बच्चा रटी रटाई लाइन लिख के नहीं आता एग्जाम के अंदर। वो क्या याद रखता है? जो मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है, सुनी हुई बात है, इसलिए सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप सुन के फिर उसको एक बार पढ़ लो ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। बहुत से बच्चों का पॉलिटिकल का एग्ज़ाम है, हिस्ट्री का एग्ज़ाम है अभी, ठीक है, सोशोलॉजी का जो है एग्ज़ाम हो गया है, बढ़िया बेहतरीन तरीके से। और ये जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ये सिर्फ करंट के लिए नहीं है, तुरंत के लिए नहीं है, बल्कि आपको हमेशा काम आएंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ी ना चेंज हो रहा है, आप लोग का टॉपिक थोड़ी ना चेंज हो जा रहे हैं, टॉपिक तो वही है। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये इतनी पुरानी वीडियो है, 1 साल हो गया इसको, ऐसा है वैसा है, काम के लिए नहीं होगी। फिर तो क्यों नहीं होगी, सारा चैप्टर तो वही है। और इतना टाइम मैं लगा रहा हूँ इस चीज़ में, बेहतर तरीके से मेहनत भी कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ना तो होगा ना, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हाँ पुरानी हो गई, ऐसा हो गया। ये बिल्कुल ये समझ लो ओल्ड इज गोल्ड, तो वही वाला हाल है यहाँ पे। आगे हुआ समझ में? चलिए, तो एक ही बार पढ़ाओ, लेकिन ऐसा पढ़ाओ कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। टाइम बार बार उसमें नहीं घसीटना हमें, ठीक है, ताकि आने वाली और जो चीज़ें हैं उसको भी पढ़ा सकूँ मैं। बाकी सब्जेक्ट भी तो बचा है, इंग्लिश भी बचा है, हिंदी भी बचा है, अभी 10th के भी सब्जेक्ट, अभी 10th का कुछ पढ़ाया ही नहीं मैंने, 10th का पढ़ाऊँगा। पॉलिटिकल हो गया है, हिस्ट्री हो गया, 12th का सिलेबस देखिए कितना हो चुका है पॉलिटिकल ऑल सिलेबस पॉलिटिकल का हो गया है, हिस्ट्री हो गया है, सोशोलॉजी हो गई है, पेंटिंग हो गया है, उसके बाद क्या नाम है, ये ज्योग्राफी हो रहा है, होम साइंस 21 चैप्टर हो गया, वो भी कंप्लीट अभी हो जाएगा थोड़े दिन में। और उसके बाद जो है ऐसी काफ़ी जो है सब्जेक्ट मैंने पूरे करवा दिए हैं, ठीक है। बाकी ये सब तो हो ही जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है। इसीलिए पढ़ो तो ढंग से पढ़ो। चलिए अब आ जाते हैं मृदा संरक्षण के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन। तो मृदा संरक्षण का मतलब क्या होता है? तो मिट्टी को बचाने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं? तो एक है समोच्च रेखीय जो है जुताई करके या सीढ़ीदार कृषि करके, पहाड़ी ढलानों पर समोच्च इस रेखीय जो है जुताई तथा सीढ़ीदार कृषि को अपनाकर। देखिए सीढ़ीदार खेतीबाड़ी क्या होती है आप लोग को ये पता होगा। देखिए इस तरीके की समोच्च जो है इसको बोला जाता है, क्या नाम है, समोच्च रेखीय जुताई बोला जाता है इसको। समोच्च रेखीय जुताई किसे बोला जाता है? तो ये इस प्रकार सीढ़ीनुमा खेती होती है। इनको हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, यहीं पे जो है इसको रोक दिया जाता है। सीढ़ीनुमा खेती करोगे तो ये कम से कम ये पहाड़ वाली जो चीज़ें हैं ये कम से कम काम तो आ जाएंगी, खेती बाड़ी के लिए काम में तो आ जाएंगी। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो उसको बताना है कि पहाड़ी ढलानों पर समोच्च रेखीय जुताई करके, सीढ़ीदार कृषि करके आप इसको जो है बचा सकते हैं। मृदा संरक्षण यानी मिट्टी को बचाया जा सकता है, इससे मिट्टी ज़्यादा बहेगी नहीं, है ना। बारिश वारिश आएगी तो बह सकती है ढलानों पर से, इससे क्या होगा, बच जाएगी। उसके बाद है रक्षक मेखला बनाना। रक्षक मेखला बनाना यानी वृक्षों की कतार या रक्षक मेखला बनाकर जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन अपरदन से खेतों की रक्षा की जा सकती है। देखिए इसमें बात आ रही है इसकी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें रक्षक मेखला की, रक्षक मेखला क्या होता है, खेत वगैरह है, खेत खलिहान जो भी हो गया, फसलें उगा दी आपने, उसके साइड में पेड़ खड़े कर दो, खूब सारे पेड़ लगा दो, तो मिट्टी को बचा के रखेगा ना, वो बहने भी नहीं देगा एक तो इससे क्या होता है, देखा होगा कहीं कहीं बाढ़ आती है तो वहाँ पेड़ अगर बीच में खड़ा है तो उसके आसपास की अगर मान लीजिए सारी मिट्टी बह गई, लेकिन आसपास की जो मिट्टी है जो जड़ से चिपकी होगी उसके, वो नहीं बहेगी। तो इसलिए पेड़ों का होना जरूरी है, किसके लिए, मिट्टी के संरक्षण के लिए। तो रक्षक मेखला आपका ये हो गया
जैसे एक तरफ पेड़ लगा दिए खूब सारे और जमीन के किनारे जो है इसको लगा दो, क्या होगा इससे आपकी जो है जमीन बची रहेगी, है ना। एक साथ पेड़ खूब सारे लाइन में देखा होगा आप लोगों ने, गाँव देहात जाते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। एक तरीका होता है मिट्टी को बचाने का, तो वो है वनारोपण। वनारोपण मतलब क्या है, पेड़ लगा दो इतने सारे, उससे क्या होगा मिट्टी बहेगी नहीं, काम आ जाएगी, है ना। बारिश वारिश आएगी तो मिट्टी वहीं बनी रहेगी, है ना, बहेगी नहीं मिट्टी। तो हिमालय के ढलानों और अपवाह क्षेत्र झारखंड में ऊपरी जो है दामोदर घाटी और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों पर वनारोपण किया गया है। यानी वनारोपण मतलब पहाड़ियों पर वनारोपण का मतलब क्या है, जब पेड़ वगैरह लगा देंगे ना हम ढलानों पर, वहाँ से मिट्टी वगैरह आने से बच जाएगी, रुकेगी वो, है ना। तो इससे क्या होता है जो है इसके द्वारा धरातलीय जल के तेज बहाव को कम किया गया है और जिससे मृदा अपने ही स्थान पर जो है बंधी रहती है। इससे क्या है मिट्टी बहे के नहीं आएगी, नीचे बह के नहीं आएगी, वो मिट्टी बंधी रहेगी एक जगह पे। तो वनारोपण करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। वनारोपण मतलब ये हो गया, आप लोग क्या करें, बिल्कुल पेड़ ही पेड़ लगा दें, किसी भी चीज़ में ढलान है उसमें पेड़ ही पेड़ लगा दो, मिट्टी भी बची रहेगी, पेड़ तो पेड़ हमें काम भी दे देंगे, इतना ज़्यादा मदद भी करते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए क्या है, दो चीज़ें और थी इसमें। उसके बाद था एक अति चराई। अति चराई को रोकना। अब जानवर हैं, जानवर को इतना ज़्यादा चरवा दे रहे हो तो घास वो सब उजाड़ देगा। जब घास नहीं रहेगी तो मिट्टी बहने लगेगी, और जब घास रहेगी तो मिट्टी को रोक के रखती है। पेड़ जब मिट्टी को रोक सकता है तो छोटी छोटी चीज़ें भी रोकती हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए जो है अति चराई को रोककर भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसलिए याद रखें। उसके बाद आ रहा है उर्वरकों का प्रयोग। हरी खाद या जैविक खाद उर्वरक मतलब जो उत्पादन करने वाली जो खाद वगैरह हम यूज़ करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का यूज़ करते हैं या फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, खेतों में हम करते हैं, तो मृदा को उपजाऊ बनाकर उसका संरक्षण किया जा सकता है। यानी कि आप फर्टिलाइज़र यूज़ करो, खाद का यूज़ करो। पहले के लोग थे ना दवाई छिड़कते थे खेतों में, आज दवाई छिड़क के इतना ज़्यादा जो है मिलावटी खाना आया जिसकी वजह से हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होती है। अरे बस में चलिए, तो वो कुछ तरीके थे, किस चीज़ के तरीके थे, वो मृदा संरक्षण के तरीके थे, ठीक है। अब कुछ मिट्टी के अलग अलग प्रकार मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक आ रहा है लैटेराइट मृदा और लाल मृदा क्या होती है, ठीक है। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण क्या है, वो एक अभी पढ़ लेंगे। पहले ये जान लेते हैं लाल मिट्टी और ये क्या होता है, फिर उसके बाद चलिए तो देखिए जरा। तो लैटेराइट मृदा और लाल मृदा में अंतर क्या होता है। लाल मृदा, पहले लाल वाली पढ़ते हैं फिर ये पढ़ेंगे। देखिए लाल मृदा क्या होती है कि प्रायद्वीप पठार पर यह मृदा पाई जाती है। प्रायद्वीप पठार पर, यानी कि जो पठार वाले इलाके होते हैं, समुद्र के किनारे जो पहाड़ी नहीं पठार वाले इलाके हैं, जो समतल जमीनें हैं, उन जगहों पर कैसी मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है। जैसे आप गोवा चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, इन जगहों पर चले जाओगे ना तो आपको लाल लाल मिट्टी दिखेगी, ठीक है। देखिए तो प्रायद्वीप पठार पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा ग्रेनाइट और नीस, देखिए यह मृदा ग्रेनाइट और क्या बोला जा रहा है, यह मृदा ग्रेनाइट और नीस जैसी रवेदार चट्टानों पर विकसित होती है। यानी कि ये क्या है, नीस जैसी, ग्रेनाइट की जो पहाड़ियाँ होती है उन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा जो है ये मिट्टी लाल लाल मिट्टी होती है, ठीक है। आप चले जाओ भारत के दक्षिणी इलाकों में, पठार वाले इलाकों में चले जाओ, आपको बिल्कुल जमीन लाल लाल सी नज़र आती है वहाँ, ठीक है। देखिए जाओगे तो चप्पल उप्पल सब लाल हो जाती है। चलिए उसके बाद इस मृदा में लोहे के यौगिक का अधिकांश भाग पाया जाता है। इसमें लोहे पाए जाते हैं, लोहा की मात्रा, आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा इसमें होती है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद है यह मृदा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली की पैदावार के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसलिए इन जगहों पे क्या उगाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा जो है ये फसलें जो है उगाई जाती है। तो ये हो गया लाल मृदा। उसके बाद लैटेराइट मृदा क्या होती है, इस मृदा का निर्माण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु यानी थोड़ी गर्म जगह पे जो है दशाओं में होता है और यह ऋतुवत भारी वर्षा वाले ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर पाई जाती है। यानी कि ये ऐसी मृदा होती है ना जो क्या होता है अपर्दन के द्वारा, यानी मान लीजिए ये जो है परत है, ऊपर सतह है, धरातल है, उसमें जो है बारिश वगैरह पड़ेगी, निक्षेपण होगा, ये निक्षालन होगा यानी कि पानी रिसेगा नीचे, तो नीचे ये बहुत सारी मिट्टी कौन सी लैटेराइट मिट्टी जमा होगी, तो इसको बोला जाता है यह ऋतुवत भारी वर्षा वाले ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर पाई जाती है। ऊंचे ऊंचे सपाट रहने चाहिए, पहाड़ वाले नहीं, सपाट वाली जमीन पर, ताकि सूखे, ठीक है। तीव्र निक्षालन वही है निक्षेपण वाला। तीव्र निक्षालन मतलब वही पानी सोख रहा है ना, वही। तो तीव्र निक्षालन की क्रिया
क्रिया हो गया, क्रिया द्वारा पोषक तत्वों का नाश हो जाना इस मृदा का की विशेषता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व खत्म भी हो जाते हैं, ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व खत्म भी हो जाते हैं इस वाली मिट्टी में। क्यों? क्योंकि इसमें और किस चीज़ का उत्पादन होता है? इस मृदा में चावल, ज्वार, गन्ना, कहवा, चाय आदि फसलें पैदा होती हैं। तो ये क्या है, इन जगहों पे ऐसी ऐसी फसलें। तो आपको अंतर याद होना चाहिए कि क्या नाम है, ये लाल मृदा क्या है, लेटराइट मृदा क्या है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम जरा जान लेते हैं नेक्स्ट एक बार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद आ रहा है मृदा अपर्दन और संरक्षण में क्या अंतर होता है। मृदा अपर्दन और मृदा संरक्षण में क्या है? अपर्दन मतलब क्या हो गया, संरक्षण। अपर्दन मतलब मिट्टी खत्म होती जा रही है, बह जा रही है, खराब होती जा रही है, बर्बाद हो रही है, और संरक्षण उसका बचाव हो रहा है। तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा हटाया जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। यानी मिट्टी अपनी जगह से बह जा रही है तो मृदा अपर्दन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण में वे सब विधियां आती हैं जिनके द्वारा मृदा अपर्दन रोका जाता है। यानी जब इसको रोक दिया गया, अपर्दन होने से रोक दिया तो संरक्षण बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह प्राकृतिक कारकों को, देखिए क्या बोला जा रहा है, यह प्राकृतिक कारकों को जैसे ठीक है, देखिए तो बोला जा रहा है यह प्राकृतिक कारकों को जैसे जल, पवन, हिमानी और जल की लहरों द्वारा हटाई जाती है। अपर्दन कैसे होता है? तो बड़े बड़े जो बाढ़ वगैरह टाइप का आ जाए, लहरें आ जाती हैं, तो उससे मृदा का अपर्दन होता रहता है, मृदा हटती जाती है, खत्म होती जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है कि उसमें दे रखा है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए मृदा संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि मृदा अपने स्थान पर रहे। इसमें क्या है, मृदा अपने स्थान पर रहे, यही संरक्षण है उसका। उसके बाद क्या है, मृदा अपर्दन परत और अवनालिकाओं द्वारा होता है। यानी कि देखा होगा आप लोगों ने, कई जगहों पे पानी बह रहा है तो वहाँ नाली टाइप का बना के, बारिश वारिश आती है तो ऐसी जगह पे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो अलग ही नाली का बना के बह जाती है, मिट्टी विट्टी सब बर्बाद हो जाती है ना, तो अपर्दन बोलते हैं उसको। फिर मृदा संरक्षण के लिए पहाड़ी ढलानों पर समोच्च रेखीय अभी मैंने बताया था, वहाँ पेड़ लगा दोगे या सीढ़ीनुमा खेती कर दो, वो रुक जाएगी मिट्टी। तो इससे क्या होता है, जुताई तथा सीढ़ीदार खेती की जाती है अच्छे से। इससे समोच्च वही होता है, समोच्च रेखीय जुताई मतलब क्या है, उसको लाइन से पेड़ वेड़ लगा दो वहाँ पे, तो ये जो है हीरोइन बन जाएगी। आगे बात समझ में। उसके बाद है मृदा अपर्दन की तीव्रता को भौतिक और सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। यानी कि ढलान वाली जगह है तो वहाँ ज़्यादा मृदा अपर्दन होगा, बारिश होती रहेगी वो कटता रहेगा। अगर वहाँ पेड़ पौधे हैं, घास होगी है तो मिट्टी नहीं जाएगी, पानी जाएगा सिर्फ नीचे। बाकी इसमें संरक्षण की बात करें तो वृक्षों की कतार या संरक्षक मेखला बनाकर, अभी जो मेखला बताया था मैंने, साइड में बिल्कुल पेड़ ही पेड़ लगा दो, उससे क्या होगा, मिट्टी वगैरह बच जाएगी, बहेगी नहीं। बनाकर मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन अपर्दन से मृदा की रक्षा की जाती है, क्योंकि पेड़ वगैरह जो है ना वो रोक लेंगे हवा को रोक लेंगे, तो इससे क्या होगा, काफ़ी सही रहेगा। तो इससे अपर्दन होने से बच जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। फिर अपर्दन में आ रहा है, अपर्दन के मुख्य क्षेत्र हैं यमुना, यानी कि अपर्दन कहाँ पे होता है, यमुना नदी के किनारे, चंबल की नदी के किनारे, मध्य प्रदेश और क्या नाम है, महाराष्ट्र, ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं। चंबल गुजरात, पंजाब, शिवालिक की पहाड़ियों के पास, गिरिपद की पहाड़ियों के पास, मैदान तथा छोटा नागपुर, ये सब महाराष्ट्र वगैरह में, इन जगहों पे ज़्यादा अपर्दन देखने को मिलता है। बाकी संरक्षण के लिए क्या बोला है, हिमालयी ढलानों तथा अन्य पहाड़ी ढालों पर वनारोपण कर दिया जाना चाहिए। यानी कि वनारोपण कर दिया, इसका मतलब क्या है, वनारोपण का मतलब क्या हो गया कि अगर वनारोपण किया है तो जब वहाँ पेड़ वगैरह लगा दोगे ना तो उससे रुक जाएगी, मिट्टी वगैरह नहीं बहेगी। तो ये हो गया, ये बता दिया। अब उसी में था एक नेक्स्ट, नवीन जलोढ़क तथा प्राचीन जलोढ़क में जो है अंतर क्या है। तो नवीन जलोढ़क और प्राचीन जलोढ़क में क्या अंतर होता है, देखिए नवीन जलोढ़क क्या है, इसे बॉगर कहते हैं, बॉगर, इसे क्या कहा जाता है, बॉगर कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बॉगर। देखिए तो बोला जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए बॉगर क्या होता है, तो देखिए बॉगर क्या है, बॉगर नाच के दिखा दो एक बार, ठीक है, अजीब सा शब्द है ना। देखिए तो बोला जा रहा है यहाँ पे क्या है कि बॉगर किसे कहा जा रहा है, पहले पढ़ देते हैं इसको। ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल ऊंचाई के कारण नहीं पहुँच पाता। मान लीजिए एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर बाढ़ का पानी, नदियों का पानी नहीं पहुँच पा रहा और वो मिट्टी वैसी की वैसी ही है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है,
तो बोला जा रहा है इस प्रकार की मिट्टी को बौगर मिट्टी कहते हैं। इस पर अपर्दन क्रियाओं का अधिक प्रभाव पड़ा है और इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उस जमीन पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और वहाँ पर जहाँ पर जो बाढ़ से बही हुई मिट्टी जमा नहीं होती, काफ़ी ऊंचे जगह पर है, तो उसको बोला जाता है बौगर। जहाँ पर जो है इसका प्रभाव ना पड़ा हो, मिट्टी का प्रभाव, मतलब जलोढ़ जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जो बाढ़ के द्वारा बहकर आती है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है ये चीज़। पर एक होती है खादर। खादर क्या है, नवीन जलोढ़क क्या है, खादर। तो नदियों के डेल्टाओं में नदी की निक्षेप क्रियाओं के फलस्वरूप नवीन जलोढ़क मिट्टी एकत्रित होती है। यह मिट्टी भी दलदली और नमकीन होती है। इसमें चूना, पोटास तथा जीवांशों की मात्रा भी अधिक होती है और यह अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है। इस बौगर से ज़्यादा उपजाऊ कौन सी होती है, खादर मिट्टी। बौगर से ज़्यादा उपजाऊ कौन सी होती है, खादर मिट्टी होती है। आगे बात समझ में, ये नवीन जलोढ़क है, वो जो है नवीन जलोढ़क खादर, और ये प्राचीन जलोढ़क, ठीक है। तो नवीन जलोढ़क में दो चीज़ें हमने जान ली है, ठीक है। ये वाला जो है ना, इसमें थोड़ा मिस्टेक दे दिया, इसको होना चाहिए प्राचीन जलोढ़क। ये प्राचीन, नवीन तो वो है, ये प्राचीन है, ये पुराना है ना, वो नया है। चलिए, तो ये चीज़ हमें याद रखना है, बौगर याद रखना, खादर याद रखना, ये चीज़ हो जाए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आ रहा है प्राकृतिक वनस्पति की बात की जाए तो प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखिए प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित कीजिए। वन इससे किस प्रकार भिन्न है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें यानी पेड़ पौधों की बात हो रही है यहाँ पे, जो प्रकृति से मिली हुई चीज़ें हमें। तो प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है पौधे की जातियों के समूह से है जो किसी विशिष्ट पर्यावरण में एक दूसरे के साहचर्य में विकसित हुए हैं। यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे पेड़ पौधे जो खुद अपने आप से बड़े हुए हों। हमने पानी नहीं दिया उसमें, हमने उसको खाद नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी बड़े हो गए, तो वो क्या है, प्राकृतिक वनस्पति है। तो बोला जा रहा है प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है पौधों की जातियों के समूह से है जो किसी विशिष्ट पर्यावरण में एक दूसरे के सहचार्य में विकसित हुए, यानी एक दूसरे की मदद करते हुए पौधे खुद ब खुद बढ़े हैं। प्राकृतिक वनस्पति वनों से भिन्न होती है। जो प्राकृतिक वनस्पति वो जंगलों से भिन्न है, क्योंकि जंगल अलग हैं, जंगलों में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, इसमें छोटे मोटे आ जाएंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति वनों से भिन्न होती है। वन से तात्पर्य है पेड़ व झाड़ियों से युक्त एक विस्तृत भाग से है जिनका हमारे लिए अधिक आर्थिक महत्व है। यानी कि आर्थिक महत्व क्या है, इन्हीं से हम लोग कमा भी रहे हैं। पेड़ों काट के लोग कमा रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें, लेकिन भाई कमा तो रहे लेकिन उसको लगाओ भी तो, है ना, ये चीज़ तो है। तो वनों से हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, विभिन्न उत्पाद मिलते हैं, प्राप्त करते हैं हम उन उत्पादों को जिनका आर्थिक महत्व है, यानी पैसे से हम इसको बेच सकते हैं, पैसा मिल सकता है। इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति वनों से भिन्न है। प्राकृतिक वनस्पति खुद ब खुद उत्पन्न हो रही है। वनों की बात करें तो वन जो है अलग होते हैं। वनों को पहले क्या है, वन जो है बहुत प्राचीन है, और इसमें क्या है, जड़ी बूटियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना। ये पौधे होते हैं छोटे छोटे जो आप खुद ब खुद उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ये याद रखना है। तो प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित कर दिया हमने, और ये वनों से कैसे अलग है वो बता दिया। उसके बाद दो चीज़ें आ रही है यहाँ पे, एक आती है ज्वारीय वनस्पति, ठीक है। ज्वारीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति क्या है, तो ज्वारीय वनस्पति किसे कहते हैं, देखिए ज्वारीय वनस्पति क्या है, इस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से गंगा, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। देखिए डेल्टा के बगल अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का मतलब ये हो गया जो आपका बांग्लादेश जो और इधर पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है, ठीक है ना। गंगा का मुंह भी बोलते हैं इसको, मुहाना, ठीक है। देखिए तो जहाँ ज्वार भाटा व ऊंची समुद्री, ज्वार भाटा यानी पानी ऊपर नीचे, ऊंची समुद्री लहरों के कारण खारे जल की बाढ़ें आती रहती हैं, तो मैनग्रोव इस प्रकार की प्रतिनिधि वनस्पति है। सुंदरी ज्वारीय वनों का जो है प्रमुख वृक्ष है। देखिए सुंदरी ये जो डेल्टा पर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा के निकट सुंदरी के वृक्ष बहुत ज़्यादा है, सुंदरी के, इसीलिए एक नाम इसको सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत सारे हैं। किस नाम से, सुंदरी नाम से।
सुंदरीय ज्वारीय वनों का प्रमुख वृक्ष है। यह पश्चिम बंगाल के डेल्टा के निचले भाग में है। बताया ना, पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की उसकी बात करें, बांग्लादेश की बात करें तो यही कारण है कि इन्हें सुंदरवन कहते हैं। या किसकी वजह सुंदरवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सुंदरी के पेड़ हैं बहुत सारे। यह अपनी कठोर व टिकाऊ लकड़ी के लिए जाना जाता है। सुंदरी की लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। उसके बाद आ रहे पर्वतीय वनस्पति। वो तो ज्वारीय वनस्पति था, ज्वारीय मतलब ज्वार भाटा जहाँ आता रहता है, ठीक है। और ये पर्वतीय, पहाड़ों की बात हो रही, पर्वतों की। तो उत्तरी तथा प्रायद्वीपीय पर्वतीय श्रेणियों के तापमान तथा अन्य मौसमी दशाओं में अंतर होने के कारण इन दो पर्वतों समूहों की प्रकृति वनस्पति में अंतर पाया जाता है। अतः पर्वतीय वनस्पति को दो भागों में प्रायद्वीपीय पठार और पर्वतीय वनस्पति। देखिए, एक प्रायद्वीप पठार पर एक जंगल वगैरह देखने को मिलेंगे आपको, और एक मिलेगा पर्वतीय वनस्पति जो पर्वतों पर जो है, चट्टानों या ढलानों पर जो है पेड़ पौधे वगैरह देखने को मिलते हैं, तथा हिमालय श्रेणियों की पर्वतीय वनस्पति के रूप में बांटा जा सकता है। तो पर्वतीय वनस्पति का मतलब क्या हो गया? जो पर्वतों पर हो, पर्वतों पर हो, पठारों पर हो। तो पठार वाली क्या हो जाती है? वो अलग होती है। प्रायद्वीपीय पठार के लिए जो है पर्यावरणीय वनस्पति वो अलग होती है। तो कहने का तात्पर्य एक तो आपका ज्वारीय वनस्पति और एक हो गया पर्वतीय वनस्पति। तो वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों में ही आ जाएगा सारा। तो पर्वतीय हो गया, तो पर्वतीय का मतलब जो पर्वतों पर जो है उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे हैं वो भी क्या करते हैं? कहीं ना कहीं मिट्टी को बचाकर जरूर रखते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखना। चलिए, उसके बाद ये मेन नाम याद रखना, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, बहुत ईजी है सारा ये। चलिए उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट चीज़, जो पिछला अगर थोड़ा दिक्कत आया होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। और भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित की गई स्थितियाँ जो है दर्शाएं तथा उनके नाम भी लिखें। जलोढ़ मिट्टी दिखानी है। भारत के मैप पूछ लेगा आपसे, ऐसे क्वेश्चन दे देगा मैप में, इसलिए मैं हर चैप्टर में मैप साथ साथ करवाते जा रहा हूँ, ठीक है। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति दर्शाएं तथा उनके नाम लिखिए। तो जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा क्या होती है वो बता दिया था मैंने जैसे अभी। मरुस्थलीय मृदा यानी कि जो राजस्थान वगैरह जहाँ पे मिलेगा रेगिस्तानी इलाकों में। ज्वारीय वन और उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जरा ये देखिए, मैप आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले ये देखिए मृदा के प्रकार पहले बता देता हूँ, तो इसमें पता कैसे चलेगा, आपको पता कैसे रखना है। पर्वतीय मृदा खड़ी खड़ी लाइनों से आएगा, ये तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, अभी पर्वतीय दिखाई देता हूँ। पर्वतीय मृदा जैसे वो देखिए पर्वत है ना, वहाँ पे सारे खड़ी खड़ी ढलाने हैं, बिल्कुल सीधी सीधी जहाँ ढलाने होगी सब टेढ़ी टेढ़ी हैं। वहाँ कश्मीर वाला हिस्सा देखिए, इधर उत्तराखंड हो गया, हिमालय हो गया, हिमाचल हो गया, तो इन जगहों पे खड़ी खड़ी ढलाने खड़ी खड़ी हैं। ये वाली देखिए, ये वाली है सीधी सीधी, और ये टेढ़ी टेढ़ी वाली ऐसी वाली कहाँ जा रही है? ये देखिए, ये रही, ये सीधी सीधी वाली है ना, अला ये नहीं है। इन जगहों पे जो सीधी सीधी आ रही है, इन जगहों पे हो गया पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये हो गया। और ऐसे जा रही है जो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, वो देखिए उस वाले हिस्से में हो गया, इधर वाले में है ना, इधर हो गया। उसके बाद जो है आपका टेढ़ी टेढ़ी ये नीचे इधर हो गया है ना, इन जगहों पे देखने को मिलेगा। काली मिट्टी कहाँ है? जो बिल्कुल सफ़ेद होगा। काली मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भारत के इन हिस्सों में मिलेगा, कर्नाटका वगैरह देखने को मिलेगा। नीचे आप लोग देखिए इधर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग, काली मिट्टी आपको गुजरात में भी देखने को मिलेगी, जहाँ कपास का उत्पादन होता है। देखिए बिल्कुल ब्लैंक है ना, गुजरात में भी देखने को मिलेगी काली मिट्टी। इन जगहों पर पूरा मध्य प्रदेश वगैरह जो है, महाराष्ट्र हो गया, इन जगहों पे काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में बिल्कुल खांचे खांचे ऐसे बने होंगे। ये देखिए, ये जो बिल्कुल इधर वाला हिस्सा है ना, पश्चिमी तट है, जो पश्चिमी तट के जो मैदान है, उन जगहों पे आपको ऐसे वाली मिट्टी लेटराइट मिट्टी जहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद लेटराइट मिट्टी इधर भी देखने को हल्की सी इधर मिलेगी भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में। और सबसे इधर आ जाता है लास्ट में छींटे वाली मरुस्थलीय मिट्टी। वो देखिए, वो कहाँ मिल सकता है? राजस्थान में मिल सकता है। वो देखिए सबसे किनारे राजस्थान में आपको ऐसी मिट्टी देखने को मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी ऐसी। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना। चलिए, तो ये हम मैप के हिसाब से इसको जान लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। चलिए, तो ये हमने जान लिया। ये बंगाल की खाड़ी, इधर इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इधर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, भारत में भूमि मनुष्य, भूमि की बात हो रही है। भारत में भूमि मनुष्य अनुपात सकारात्मक नहीं है। दो उदाहरण देते हुए इस कथन का
को सिद्ध करें। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, भारत के भौगोलिक लक्षणों की बड़ी विविधता एवं जटिलता बताएं। यानी भारत में किस हिस्से में कौन सी भूमि पड़ रही है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ हमें यहाँ बतानी है। देखिए जरा क्या बताना है इसमें। तो भूमि यानी कि लोगों के अनुपात से क्या भूमि पर्याप्त है, ये सब बताना। देखिए यद्यपि भारत में बोला यार, यद्यपि भारत में प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति के हिसाब से प्रति व्यक्ति कृषि भूमि मानव अनुपात में दूसरे देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, डेनमार्क एवं जो है मैक्सिको की घाटी की बात हो रही है यहाँ पे, जो है मैक्सिको की तुलना में कम है। भारत के पास इनसे प्रॉपर्टी कम है, लेकिन परंतु जापान, नीदरलैंड, मिस्र, यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसे हम बोलते हैं, इजराइल तथा चीन की तुलना में अधिक है। इनसे ज़्यादा है, उनसे कम है हमारे पास भूमि, ठीक है, कृषि योग्य भूमि। मानव अनुपात वह अनुपात है, बोला यार भूमि मानव अनुपात वह अनुपात है जो वास योग्य, वास मतलब रहने, वास योग्य भूमि के क्षेत्रफल का और उस पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या के बीच होता है। यानी कि रहने लायक भूमि और उस पर कितने लोग, मतलब उस बोला जा रहा है वास योग्य भूमि के क्षेत्रफल और उस पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या के बीच होता है। यानी कि उस क्षेत्र में कितने लोग हैं, वास योग्य जमीनें कितनी हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में रह रहे हैं, उनकी कुल संख्या को देखा जाता है, ठीक है, उसी का अनुपात निकाला जाता है। तो भारत के भौतिक लक्षणों में बोला जा रहा है, भारत के भौतिक लक्षणों में बड़ी विविधता एवं जटिलता है। यानी कि बहुत सारे हमारे यहाँ अलग अलग वैरायटी के लोग मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे, वैसी भूमि भी मिलेगी, वैसी जमीनें भी मिलेंगी। ये चीज़ हमें याद रखना है। अरिवसन में तो यहाँ के पर्वत, पहाड़, पठार और मैदानों में मानव के अनुक्रियाओं अलग अलग हैं, इसलिए इन भौतिक विभागों में भूमि के उपयोग भी अलग अलग है। भारत के 30% धरातलीय क्षेत्रफल पर पर्वत है। हमारे भारत के अंदर 30% क्या है, 30% भूमि पर क्या है, सिर्फ पर्वत है और पहाड़ हैं। ये तीव्र ढलान अथवा अत्यधिक ठंडे होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यहाँ खेतीबाड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। इस पहाड़ी भूमि का लगभग 25% भाग देश के 28% धरातलीय क्षेत्र को घेरे हुए है। यानी कि धरातलीय क्षेत्र को पहाड़ वगैरह पूरा घेर लिया है। अगर ये नहीं होते तो वहाँ की ज़मीनें जो है खेतीनुमा होती, ठीक है, पहाड़ वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं, उसको घेर रखा है। लेकिन इसका भी केवल 1/4 भाग खेती करने योग्य है। उन जगहों पर भी आसपास देखा होगा, चले जाओ आप क्या नाम है गुजरात के इलाकों में, कुछ चले जाओ मध्य प्रदेश के इलाकों में, वहाँ पे भी आपको बड़े बड़े पहाड़ वगैरह देखने को मिलेंगे, पर खेती नुमा जमीन भी वहाँ पे है, ठीक है। मैदान सारे क्षेत्रफल का के 43% भाग है, मैदान 43% है, बहुत ज़्यादा जहाँ खेती होती है। इनका लगभग 95 सबसे ज़्यादा खेती इसमें होती है, मैदानों में होती है, जो 43% बोलती है। और उस 43 में अगर देखा जाए तो 95% जो है, मान लो मैदान है पूरे 100% मान लो उसको, ठीक है। अब उसमें 95% तो सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी के लिए मैदानों का यूज़ होता है। विभिन्न प्रकार की भूमि के अनुपातों को ध्यान में रखकर हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि भारत के सारे धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग बोला जा रहा है, 2/3 भाग कहाँ पहुँच गया भाई, ठीक है, ये रहा। बोला जा रहा है मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारत के सारे धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग मानव द्वारा उपयोग करने योग्य है। लगभग हमारे पास 2/3 भाग जो है मानव योग्य है, मतलब मानव के उपयोग करने योग्य है। इसके अतिरिक्त मिट्टियां हैं हमारे यहाँ, उच्चावच है, ऊंचे नीचे जमीन है हमारे यहाँ, आर्द्रता है, नमी है, कई जगहों पे आर्द्रता भी, भारत के दक्षिणी इलाकों में चल जाओ नमी मिलेगी, आर्द्रता मिलेगी, उमस मिलेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो नीचे चले जाओ गोवा, तमिलनाडु, उसके बाद क्या नाम है आपका केरला चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, आंध्र प्रदेश में भी गर्मी है, काफ़ी आर्द्रता है। और उधर इस पूर्वी तट पर चले जाओ, पश्चिम बंगाल में चले जाओ, बहुत आर्द्रता है वहाँ पे, समुद्र इलाका है ना ये चीज़, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में भी ऐसी है सीन। तो तापमान किसी क्षेत्र के भूमि की कृषि क्षमता और उसकी गुणवत्ता की सीमाएं निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं। यह अनुपात बोला जा रहा है, यह अनुपात संसार के, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, यह अनुपात संसार के सबसे ऊंचे अनुपातों में से एक है। यानी कि संसार की बात करें तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है,
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है और विश्व में हमारा भारत एक ऐसा देश है जो उत्पादन के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। आगे वाला समझ में, देखिए पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखिए अब ये देखिए अब तीसरा क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या है इसमें, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पर्वत पर्णपाती वनस्पति क्या है और इसकी 4 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए दे रखा मैंने यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है आपको, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसमें आंसर देखिए। क्वेश्चन ये है अर्ध उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर थोड़ा मोड़ा जो है गर्मी रहती है और उन जगहों पर वनस्पति जो है वनस्पति कैसी रहेगी, तो वो बताना। यह भारत की सबसे विस्तृत वनस्पति पेटी है। इस प्रकार की वनस्पति 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ठीक है, बारिश होती है और इसमें जो है सहारदी प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग शिवालिक के हिमालय, यानी भारत के जो उत्तरी इलाके हैं ना, भारत के जो उत्तरी इलाके ऊपर वाले इलाके उनकी बात हो रही है यहाँ पे, तो वो है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शिवालिक में हिमालय पदीय पहाड़ियाँ, भावर तथा तराई क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, देखिए। पर्णपातीय वनस्पति क्षेत्र में वृक्ष वर्ष में एक बार शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब शुष्क ऋतु आता है ना, पर्णपाती वनस्पति क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि साल में कम से कम एक बार क्या होगा कि जब सूखे का मौसम आएगा तो पेड़ बिल्कुल ही वो हो जाएगा, सारी पत्तियां अपनी गिरा देता है। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद क्या दे रखा है, खासतौर पर मानसूनी वनस्पति, यानी जब जहां ज्यादा बारिश वारिश होती है उसकी बात हो रही है। खासतौर पर मानसूनी वनस्पति है जिसमें वाणिज्यिक महत्व के पेड़ों की किस्में सदारहित वनों से अधिक पाई जाती है। यानी कि इन पेड़ों से जो वनस्पति मानसूनी हो, जहां पे काफी ज्यादा बारिश वगैरह होती है, जैसे अगर हम बात करें चंदन की लकड़ी की बात करें, भारत के दक्षिणी इलाकों की बात करें तो वहां चंदन की लकड़ी ज्यादा उगती है, चंदन उगता है ज्यादा। तो उन जगहों पर जहां नमी ज्यादा है, जहां आर्द्रता ज्यादा है, थोड़ी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं जो, तो उनमें क्या होता है, उनमें कहीं ना कहीं जो है ऐसा सदारहित वन होते हैं। वो सदारहित मतलब क्या है, हमेशा हरे भरे वन रहेंगे वहां पे, बिल्कुल, है ना। उसके बाद है सागवान पेड़ होते हैं, ये सब साल, चंदन आ गया, देखिए अभी मैंने बताया था, चंदन, शीशम के पेड़ हो गए, बेत का हो गया और बांस हो गया। बांस भी जो है लेन देन में काम आता है, बहुत ज्यादा बिकते हैं ये सब पेड़ वेड़, तो बांस का हो गया। वनों के प्रमुख वृक्ष हैं ये बहुत मेन है उन जगहों पे, ठीक है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। उसके बाद लकड़ी के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से इन वनों का अत्यधिक विनाश हो रहा है। हमारे यहाँ मानव प्रजाति क्या कर रही है, अपने फायदे के लिए वनों का नुकसान पे नुकसान करे जा रही है, खत्म कर दे रहे हैं वन, ठीक है। देखिए उसके बाद आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो उतना ही था, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है। देखिए लाल मृदा के बारे में बतलाइए, यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका उपयोग किन फसलों की पैदावार के लिए है। देखिए जो लोग गए होंगे भारत के दक्षिणी इलाकों में, जो लोग घूमने गए होंगे, या गोवा गया होगा कोई भी, और या तो बोल सकते हैं कोई गया होगा तमिलनाडु, केरला कोई गया होगा, कोई कर्नाटका गया होगा, तो इन जगहों की मिट्टी ना लाल होती है। देखिए तो किन फसलों की पैदावार के लिए जरूरी है, तो प्रायद्वीपीय पठार के बहुत बड़े भाग लाल मृदा पाई जाती है। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, जहां हम लोग गोवा वाले बीच में नाचते हैं, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, तो जो पठार वाले इलाके हो गए, या मेघालय भी बोल सकते हैं, जो समुद्र किनारे हो गए, उन जगहों की ज्यादातर मिट्टी जो है क्या है, लाल है। पठार के भाग सम्मिलित है, लाल मृदा के ये क्षेत्र कपास। देखिए लाल मृदा में क्या है, काली मिट्टी में तो कपास बहुत ज्यादा उगता है, और लाल मृदा में कौन कौन सी फसलें हैं, देखिए लाल मृदा के ये क्षेत्र कपास की काली मृदा के भूभाग को घेरे हुए है। काली मिट्टी को घेरे हुए है लाल मिट्टी, तो काली मिट्टी में बहुत ज्यादा कपास उगती है, जैसे बताया था। यह मृदा ग्रेनाइट और नीस जैसी रवेदार चट्टानों पर विकसित होती है, लाल वाली मिट्टी की बात हो रही है। और यह कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में
जो है फैली हुई है। अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो उसमें लगभग 3.95 जो है बीघा होता है। गांव देहात में बीघा चलता है, 1 हेक्टेयर में लगभग 3.95 बीघा के आसपास होता है। तो इस मृदा में लोहे के यौगिक की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है। यानी इस लाल मिट्टी में क्या होता है, आयरन ज़्यादा होता है, लोहा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या मिलता है ज़्यादा, लोहा। तो ये चीज़ याद रखना है, लाल रंग का होता है, परंतु इसमें जैव पदार्थों की कमी होती है। इसमें जो जीव होते हैं ना, छोटे छोटे जो, वो कम होते हैं क्योंकि इसकी उर्वरता थोड़ी कम होती है। मृदा सामान्यतः कम उपजाऊ है और काली मृदा अथवा जलोढ़ मृदा की तुलना में, देखो काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की तुलना में अगर बात की जाए तो तुलना में, कहाँ चला गया, हाँ, तुलना में लाल मृदा का कृषि के लिए कम महत्व है। यानी लाल मिट्टी उतनी ज़्यादा खेतीबाड़ी के लिए यूज में नहीं आती, परंतु इसकी उत्पादकता सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगर हम खेतीबाड़ी करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि लाल मिट्टी में कुछ उगेगा नहीं, उगेगा जरूर, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उर्वरकों के प्रयोग द्वारा बढ़ाई जा सकती है। या उर्वरक मतलब क्या होते हैं, उर्वरक फर्टिलाइजर। और यह मृदा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों की पैदावार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर मेहनत करें उस जमीन पे, लाल मिट्टी पे, तब जाके अच्छी पैदावार देगा। आगे समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है इसमें, भारत में मृदा अपक्षय के कारणों की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मृदा अपरदन के प्रमुख रूपों का वर्णन। कैसे कैसे मृदा का अपरदन हो रहा है। अपरदन मतलब क्या होता है, मृदा नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, बह जा रही है, खराब हो रही है ना। तो देखिए मृदा अपरदन को बोला जा रहा है, मृदा अपरदन को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी है वो एक जगह घिसक गई, दूसरी जगह चली गई, इसको मृदा अपरदन कहा जाएगा। यह प्राकृतिक कारकों जैसे पवन से हट सकती है, हिमानी बर्फ के आने से, जल की लहरों की वजह से, एक प्रकार से मृदा की चोरी की वजह से। आप मिट्टी नीचे से निकालते जा रहे हो, ऊपर की खिसक जाएगी, चोरी भी हो जाती है। मिट्टी नहीं चुरा ले जाते सब। गुरुत्व बल के कारण पहाड़ी ढालों पर मृदा नीचे की ओर सने यानी धीरे धीरे खिसकती है। मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई पहाड़ है, तो आपने नीचे से मिट्टी काट रहे हो तो ऊपर से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की मिट्टी नीचे खिसक जाएगी, ये चीज होगा। उसके बाद जिसे मृदा संपर्ण कहते हैं, अथवा यह भूस्खलन द्वारा तीव्र गति से नीचे आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है उन्हीं इलाकों में, नीचे से मिट्टी हटा लोगे तो ऊपर से खिसक जाएगी ना, ये चीज। तो बोला जा रहा है भूमि का वर्तमान स्वरूप हजारों लाखों वर्ष की काट छाट द्वारा बना है। यानी कि ये सब हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, इसमें हजारों लाख साल लग जाते हैं जो है इसको बनने में। तो काट छाट द्वारा बना हुआ है। मृदा अपरदन आज की पर्यावरणीय समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है। यह कृषि के उत्पादन में गंभीर रुकावट है। खेतीबाड़ी नहीं हो पाती अगर अपरदन हो रहा है तो। अपरदन मतलब मिट्टी घिसक जा रही है, बह जा रही है सारी, तो ये चीज़ होगा। इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने खेत में वो लगाए जाते हैं चारों ओर से, बाड़ लगाए जाते हैं, बोल सकते हैं वो मेड़ लगाते हैं ना, मेड़, वो चीज़ें, ताकि पानी भरे खेत में तो पानी बह ना जाए। अगर वो पानी बह गया तो उसका अपरदन हो रहा है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा ये। उसके बाद बोला जा रहा है सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। प्रमुख भौतिक कारक है वर्षा, यानी कि भौतिक कारक क्या है, मृदा अपरदन के भौतिक कारक, वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता, मृदा खुद भी कट जाती है, कई बार जमीन धंस जा रही है, आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता प्रमुख सामाजिक कारक हैं, और वनों की कटाई। देखिए वो तो भौतिक कारक हो गए जो वो खुद ब खुद हो जा रहे हैं, पर यहाँ पे क्या है, एक आ रहा है तीव्र ढालों, तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता, ये प्रमुख सामाजिक कारक हैं। वनों की कटाई, जो हम लोग समाज में लोग कैसे उसको अपरदन कर रहे हैं, लोगों का वो हो गया, तो अति चराई करवा रहे हैं, भूमि जानवरों ज़्यादा खिलवा दे रहे हैं, ठीक है, भूमि उपयोग की प्रकृति और खेती करने की विधियाँ। अब हम लोग अलग अलग प्रकार से खेती कर रहे हैं, तो मिट्टी का तो नुकसान ज़्यादा कर ही रहे हैं हम लोग, है ना। खेती-बाड़ी कर रहे हैं, उसमें फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल रहे हैं, खाद बेकार चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं ना। भूमि अपरदन के गंभीर एवं अत्यंत स्पष्ट रूप खंड अवनालिकाएं और भूस्खलन है इन जगह, इससे भी क्या होता है, ये क्या नाम है, ये भूमि अपरदन होता है। इसके दूसरी ओर वर्षा द्वारा किया गया परत अपरदन, और क्योंकि बारिश आती है कई बार मिट्टी बह जाती है।
अपर्दन यद्यपि स्पष्ट रूप से बहुत कम दिखाई देती है, परंतु ये भी इतने ही गंभीर हैं क्योंकि उनके द्वारा भारी मात्रा में मृदा की बहुमूल्य ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। मानी मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट होकर बह जा रही है ना, तो वो चीज तो कहीं ना कहीं ये भी जो है बारिश भी जो है काफी खतरनाक है। तो भारत में खंडों और अवनालिकाओं द्वारा हुए मृदा अपरदन से 36.7 लाख हेक्टेयर 36.7 लाख हेक्टेयर भूमि को 7 लाख हेक्टेयर की बात हो रही है यहाँ पे, तो को नुकसान पहुंचता है। भारत में खंडों और अवनालिकाओं के 4 प्रमुख क्षेत्र है, जैसे यमुना चंबल खंड क्षेत्र, गुजरात खंड क्षेत्र, पंजाब शिवालिक गिरिपथ क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र। इसके अतिरिक्त खंड अपरदन के कुछ ठोस उदाहरण महानदी जो है, महानदी की बात की जा रही है, कुछ जगहों पे ऊपरी इलाकों में भी महानदी की घाटी, ऊपरी सोन घाटी, ऊपरी जो है नर्मदा और ताप्ती जो है घाटियाँ, ये उत्तर भारत की बात हो रही है यहाँ पे, और शिवालिक पश्चिमी हिमालय की गिरिपथ वाली बाबर भूमि, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें गंगा खादर कि मतलब ये जो है ना इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, इससे क्या हो रहा है, ये भूमि अपरदन ही हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। यानी कि अलग अलग जगह बता रखी है कैसे कैसे जो है नदियों के माध्यम से भी अपरदन होता रहता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि बहुत सारे कारण होते हैं, एक तो भौतिक कारण हो गया अपरदन का, अपरदन समझ में आ गया ना, मिट्टी का खिसक जाना, मिट्टी का बह जाना, ये सब अपरदन होता है। तो हम मानवों के द्वारा भी किया जा रहा है, कुछ प्राकृतिक उनसे भी हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। चलिए उसके बाद हो रहा है भारत के मानचित्र पर, ये एक मैप आ जाएगा आपका, भारत के मानचित्र पर भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति के विभिन्न कारकों को दर्शाए। भारत में वनस्पति कैसे कैसे पाई जा रही है अलग अलग प्रकार से, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम सीधी लकीरों की बात करेंगे, सीधी लकीरों की बात कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ सीधी लकीरें हैं, बिल्कुल ऊपरी इलाकों में देखो भारत प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ प्राकृतिक वनस्पति जहाँ पेड़ पौधों का निर्माण खुद ब खुद होता है, ये चीज़ें। तो सीधी वाली ढलानें हो गई है, ये सीधी वाली हो गई, तो वो अभी बताऊंगा। फिर टेढ़ी मेढ़ी उष्णकटिबंधीय है, ये वो हिमालय वनस्पति है सबसे ऊपर उष्णकटिबंधीय, इसमें क्या है मोटी मोटी लाइनें, ये किनारे किनारे पे होंगी, ठीक है, उष्णकटिबंधीय। फिर उसके बाद शुष्क यानी सूखे जगह जो होंगे शुष्क उष्णकटिबंधीय, जो थोड़े सूखे हैं उसमें कटी कटी ये हो जाएगा। ये तो किनारे पे दूसरी होंगी ना, ये वाली हो जाएंगी इन जगहों पे, ठीक है। बहुत अजीब सा जब जुकाम हो जाता है ना, सर में दर्द, बदन दर्द। उसके बाद ज्वारीय वनस्पति, जहाँ पे ये तो मैंने बताया था आपको, गंगा इधर मुहाने पर ही आते, इधर हो गया कुछ इलाकों में हो गया है ना, उड़ीसा वगैरह में ये सब सारी चीज़ें हैं, इधर इन जगहों पे होता है। और ज्वारीय वनस्पति और जगह तो नहीं है। उसके बाद आ रहा है उष्णकटिबंधीय सदा रहित, यहाँ जो ऐसे ऐसे लाइनें आ रही है टेढ़ी वाली, वो देखिए एक तो इधर दे रखा है, इन इलाकों में दे रखा है, इन इलाकों में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इधर देखिए ये जो आपका पश्चिमी तट है भारत का और जो पूर्वी तट है, इन जगहों पे आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। आगे में समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना है। और उसके बाद जो है कुछ इन जगहों पे भी देखने को मिलेगा। इधर तो आपका ये है हिमालय वाला पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। सिक्किम में भी जो है सीधी सीधी लाइनें मिलेंगी, सिक्किम में भी है, ये आपको यहाँ सिक्किम है, ठीक है। चलिए, और सबसे ज़्यादा जो है आपका उष्णकटिबंधीय वनस्पति आपको कहाँ है, बिल्कुल राजस्थान को तो बिल्कुल घेर लिया है ना, उधर गुजरात भी। तो इनमें बिल्कुल कैसी वनस्पति होती है, वो होती है शुष्क उष्णकटिबंधीय, ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना। चलिए, तो मैप आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, आपको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें याद रखनी है। चलिए, तो यही था हमारे इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो ज़्यादा। अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ही हुआ है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बहुत से बच्चे समझते हैं ये सारी चीज़ें, टाइम लग जाती है वीडियोज़ बनाने में। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें साइमन क्लास को, अभी बहुत आगे तक जाना है, प्यार दो अपना भर भर के, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी आप लोग करके बता देना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, आज खोपड़ी गायब हो गई है, 21। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 21, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।